ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत कर रहे थे दिव्यांगजन सशक्तिकरण के डायरेक्टर निदेशक सत्य प्रकाश पटेल जी से कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन पे सरकार क्या कर रही है और कैसे जो उन पर काम कर रही है। तो सर हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपके वहाँ सुगम्य भारत अभियान एक चल रहा है, आखिर वो क्या है, लोगों को, हमारे दर्शकों को और दिव्यांगजनों को बताएं। भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान का प्रारंभ किया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बहुत बेहतरीन काम किया और वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश को सुगम्य भारत में प्रथम पुरस्कार मिला था पूरे देश में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सुगम्य भारत है क्या? दिव्यांगजन विभिन्न जगहों पे आसानी से जा सके, चीज़ों का इस्तेमाल कर सके, वही सुगम्यता, एक्सेसिबिलिटी। इसके 3 कैटेगरी होती है। एक फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, भौतिक सुगम्यता, यानी जिस बिल्डिंग में आप आए या किसी बिल्डिंग में जाइए तो वहाँ पे रैंप होना चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए, टॉयलेट्स आपकी उसके अकॉर्डिंग हो। ये तो हो गई भौतिक संरचना में सुगम्यता की। दूसरा होता है यातायात को लेकर। आप ट्रेन में, बस में, मेट्रो में चढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जैसे लो फ्लोर बस हो या रैंप हो, जिससे कि दिव्यांग आसानी से चढ़ सके, आसानी से उतर सके। तीसरा पार्ट है सुगम्यता का, डिजिटल के दौर में आज के डिजिटल दुनिया है तो डिजिटल डिवाइस किस प्रकार दिव्यांगजन इस्तेमाल कर सके। वेबसाइट हो या मोबाइल हो या और भी कोई पोर्टल हो जो उनके लिए बना है, दिव्यांगजन आसानी से उसको कैसे, जैसे वॉइस बेस्ड चीज़ें हों तो जो देख नहीं पाता है वो बड़े आराम से उस डिवाइस को यूज़ कर सकता है। नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तो ये सुगम्यता की बात करते हैं। तो सुगम्यता मुख्य रूप से, जैसा मैंने बताया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, उसका धारा 44 और 45, खासकर 45(1), 45(2) ये बात कहती है कि चाहे वो पब्लिक बिल्डिंग हो या प्राइवेट बिल्डिंग जो पब्लिक के लिए यूज़ होता है, लाइक हॉस्पिटल्स हो गए या बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सभी दिव्यांगों के पहुंच के अनुसार होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में सुगम्य भारत के अंतर्गत मेजर सरकारी बिल्डिंगों को एक्सेसिबल किया है और वेबसाइट को, खासकर इस दिव्यांगजन विभाग की वेबसाइट को भी वर्ष 2018 में बेस्ट वेबसाइट के तौर पे पुरस्कृत किया गया था। अभी हमारा विभाग सभी विभागों के समन्वय करके मुख्य सचिव महोदय ने अभी आदेश जारी किया कि सभी विभाग अपने अपने विभागों के अंतर्गत आने वाली बिल्डिंग्स को या उनकी जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई काम कर रहा है या डिजिटल इंटरफेस की चीज़ें हैं, सभी को सुगम्य बनाने के लिए कार्रवाई करें। और हमारा चूँकि विभाग एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है तो हमारे विभाग के मुखिया इसमें समन्वय का कार्य करके सभी विभागों में दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाने की दिशा में हम लोग प्रयत्नशील। अच्छा सर, दिव्यांगजनों के लिए अगर हम खेलों की बात करें तो चाहे वो इंडोर गेम हो, इंडोर किसी बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी बच्चे का पैर नहीं सही है, तो अगर खेलों में तो कहीं ना कहीं क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, उस पर क्या कहेंगे सर? पैरा ओलंपिक में पिछले साल आपने सुना होगा, देश और प्रदेश के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मेरठ में उनको पुरस्कृत किया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम इस बात को आदेशित करता है कि सभी सरकारें और संस्थान दिव्यांगों के खेल की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के परिसर में एक अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम, एक आउटडोर स्टेडियम बनाया है, जो शायद देश में अपने आप में ये यूनिक है और ऐसी सुविधा दिव्यांगों के लिए पूरे देश में अनोखी है।
यहाँ पर स्टो टर्फ का हॉकी और फुटबॉल का है, मैदान ट्रैक एंड फील्ड है, टर्फ स्टो टर्फ की। साथ ही एक इंडोर एयर कंडीशन इंडोर स्टेडियम है जिसमें बैडमिंटन, स्क्वैश, जिम, जूडो, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है। तो इससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार खेलों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कटिबद्ध है और आगे आने वाले दिनों में इसको हम और विस्तारित करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, पैरा ओलंपिक्स में पदक लेकर आएँ और उनमें एक आत्मविश्वास का भाव पैदा हो। अच्छा सर, उच्च शिक्षा की बात करें तो उस उच्च शिक्षा पर ये विभाग किस तरीके से काम कर रहा है? उच्च शिक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जिसमें 50% दिव्यांग बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं और 50% सामान्य बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इसमें आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनसे संबंधित सामान्य कोर्सों के अलावा दिव्यांग जनों के लिए स्पेसिफिक कोर्स वहाँ पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से निकले हुए बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, हिमानी बुंदेला का नाम आपने सुना होगा, जो कौन बनेगा करोड़पति में बच्ची गई थी, वो इसी विश्वविद्यालय की प्रोडक्ट है और उसने अपनी प्रतिभा का वहाँ प्रदर्शन किया, जबकि वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्ची है। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर इसमें वृद्धि कर रही है और आगे आने वाले दिनों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को, विशेषकर दिव्यांग बच्चों को उच्च शिक्षा के माध्यम से उनमें कौशल का विकास करेंगे ताकि उनको विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिले और वो स्वावलंबी बन सकें। अच्छा सर, अगर हम बात करें दिव्यांगजन विभाग की, तो इसमें जो कृत्रिम अंग है, अगर हम देखें जाए किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर नहीं रहा, तो उसके लिए ये कहाँ पे कैसे बनाती है और उन तक कैसे पहुँचती है? मान लीजिए कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया तो कहाँ पे जाए, किससे बात करें, कैसे उस तक पहुँचे? सरकार ने हर घर तक पहुँचने का विभिन्न माध्यम दिया, जैसे हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे आईटी इंटरवेंशन, जो डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने भी विभिन्न माध्यमों से दिव्यांगों को उनके घर पर सुविधाएं देने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जैसे हमारे यहाँ पेंशन की स्कीम है, पेंशन स्कीम ऑनलाइन है। अभी हम दिव्यांगों को कृत्रिम अंग देते हैं, सहायक उपकरण देते हैं। अभी ये योजना फिजिकल फॉर्म भरा करती है, हम इसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं, जिससे कि दिव्यांग को अपनी कोई सुविधा यदि चाहता है तो ऑनलाइन अप्लाई करें, वो फैसिलिटेट हम उसके घर पे करेंगे। यही नहीं, जो हमारे शिक्षा के 16 स्कूल अभी हमारे चल रहे हैं और बाकी करीब 22 निर्माणाधीन हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करेंगे आगे चल के अगले 2 महीनों में। तो किसी परिवार में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और अगर उसको बचपन डे केयर में 7 ईयर तक जाना है, वहाँ ऑनलाइन इनरोल कर ले, या बच्चा क्लास 1 से 12 तक करना है तो वो यहाँ इनरोल कर सकता है। तो हम उस बच्चे को किसी न किसी, या तो हम अपने स्कूल में या जो NGO द्वारा स्कूल रन किए जा रहे हैं वहाँ हम जरूर पढ़ाएंगे, और साथ ही जो बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं वहाँ पर। तो हमारा उद्देश्य है और हम इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हैं कि प्रदेश सरकार हर दिव्यांग व्यक्ति तक डिजिटली और फिजिकली पहुंचने का भरपूर प्रयास कर रही है। सर, एक प्रश्न और हमारा कि जो आप भी जाते होंगे रेलवे स्टेशन पर, चौराहों पर, तो उसमें अक्सर देखिए जो विकलांग लोग हैं जो भीख मांगते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सरकार की योजनाएं शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं? आखिर सर क्या कारण है? ऐसा नहीं है ज्ञानेश्वर जी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दिव्यांगजनों को सशक्त करने और उनके
जीवन भरण पोषण के लिए पर्याप्त सुविधाएं देती है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के भरण पोषण के लिए 1,000 रुपये प्रति माह देती। पहले 500 था, 1,000 कर दिया गया। इसके अलावा जो कुष्ठ रोग से दिव्यांग हो जाते हैं, उनके लिए 3,000 रुपया प्रति माह भरण पोषण भत्ता हम लोग देते हैं। और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जहां आप जिन स्थानों की चर्चा कर रहे हैं हम सबको देते हैं। शिक्षा के लिए हम अवसर देते हैं, तो उनके कौशल विकास की हम बात करते हैं। ये विभाग कोशिश कर रहा है कि उनको जीवन यापन का संकट न हो। तो जीवन यापन के संकट नहीं है, सबको हम दे रहे हैं। ऐसे मामलों में एक और बेहतर समाज निर्माण करने की दिशा में राज्य सरकार कृत संकल्प है कि हम उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से इतना सशक्त बनाएं कि इस तरह की गतिविधियों में जो भी अभी मजबूर काम कर रहे हैं, वो वहाँ से हट के एक गरिमामय जीवन जी सकें। सर, आम जनता को आप दिव्यांगजनों के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप इनके प्रति दया मत दिखाओ। आप इनके प्रति मात्र दया दिखा करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हो। आप इनके प्रति एम्पैथी दिखाओ, यानी कि अगर उनके लिए कुछ करना है तो करके दिखाओ। मात्र अपने मन में ये भाव ला दो कि हाँ कुछ करना है, वहाँ तक सीमित मत रहिए। तो सिंपैथी से एम्पैथी की ओर आप आइए, इनके लिए करिए। बड़ी बड़ी कंपनियों से मेरा अनुरोध है कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम करें। समाज का जो संपन्न एफ्लुएंट क्लास है, उससे भी मेरा अनुरोध है कि इनके लिए आप स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से इनके शैक्षिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए और इनके भौतिक पुनर्वासन की दिशा में काम करें। सरकार और गैर सरकारी दोनों स्टेक होल्डर्स अगर मिलकर काम करेंगे तो दिव्यांगों के लिए एक बेहतर वातावरण पैदा होगा और दिव्यांगजन, जैसा मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कि एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकेंगे और समाज की मुख्य धारा में रह सकेंगे। सर, समाचार टुडे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ज्ञानेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार टुडे को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया कि दिव्यांगों के लिए जो सरकार कर रही है और जो गैर सरकारी संगठन कर रहे हैं और आम जनता को क्या करना चाहिए, ये संदेश पहुंचाने का आपने मुझे अवसर दिया अपने प्लेटफॉर्म से, इसलिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ IAS सत्यप्रकाश पटेल जी, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण के निदेशक हैं और जो लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं दिव्यांगजनों पर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिव्यांगजनों के प्रति आम जनता दया भाव मत दिखाए, बल्कि कुछ करके दिखाए। उनके लिए चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे शिक्षा के प्रति हो, चाहे खेल के प्रति हो, उनको मजबूत करने का काम करें। तो आप सबसे उम्मीद है कि दिव्यांगजनों के प्रति कुछ ना कुछ ऐसा अवसर तलाश निकालेंगे और उनके प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगे। अगले एपिसोड में फिर हम नई शख्सियत को आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।